नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। बहुत लंबे समय के बाद में आपके वीडियो हम लोग लेकर आए हैं। बीच में कुछ स्टॉप हुआ है कुछ समय के लिए वीडियो में, उसके लिए हमें शर्मिंदा है और बहुत खेद भी है हमें खुद से भी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हो उसके रुकने में। जी, जिम्मेदार आप क्यों हैं? आज तक की हमारी एक जीरो से लेकर के लास्ट तक की वीडियो को सुनना। अब तक हमने किसी को भी ये नहीं बोला है कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कुछ नहीं बोला है, क्योंकि हमें मालूम है अगर हमारी चीज़ों में गट्स होंगे और इसमें दम होगा तो ये खुद अपने आप चल जाएंगी सब। हमें इसकी चिंता है भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऊर्जा मिलती है कि हाँ बच्चे सपोर्ट में हैं, वो ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा के कारण हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। अगर वो ऊर्जा ना मिले तो कहीं ना कहीं इंजन चल नहीं पाता है आगे, अगर उसे ऊर्जा ना प्राप्त हो। तो वही ऊर्जा आप लोग हमें दे नहीं पा रहे थे, जिसके कारण से हमने इन्हें रोक दिया था। अगर आपकी सपोर्ट हमें प्राप्त होती तो आज हम आप लोगों को बहुत आगे तक लगभग लेकर पहुंच जाते। आप लोग को खुद अपने अंदर बैठ करके ये लगता कि चाहे कोई ऑफलाइन वाला हो चाहे कोई ऑनलाइन वाला हो, लेकिन हम भी काफी हद तक तैयार हो गए जो हमें करना चाहिए। काफी हद तक क्यों बोला हमने? क्योंकि तैयार तो हो रहे हो, आप लोगों को समय समय पर एक ऐसा गाइडेंसर चाहिए जो आपके तरीके को, पढ़ने के तरीके को, पेपर निकालने के तरीके को, याद करने के तरीके को और कंटेंट अच्छा देने के तरीके और क्या पढ़ना क्या छोड़ना है उन तरीके को आपको सिखा कर चले। केवल किताब रख लेना और किताबें कलेक्ट कर लेना, नोट्स कलेक्ट कर लेना और यूट्यूब पर पढ़ लेना ही उचित नहीं होता है। पेपर निकालने के लिए, पेपर निकालने के लिए तरीके भी, रणनीति भी, एक अच्छे गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो समय समय पर आपको बताकर चले कि यहां पर गड्ढा है और यहां से बचना है और यहां से निकलना है। सारा कुछ पढ़ लेना उचित नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग एक ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पा रहे थे आप लोगों से, जिसके कारण से हम लोगों ने वीडियो को डिले किया है। लेकिन फिर कॉल और मैसेज आने लगे, जिसके कारण से हमें ये लगने लगा कि हाँ बच्चों को आवश्यकता है और दोबारा हमें करना पड़ेगा काम। हमने कभी नहीं बोला कि आप लोग इन्हें शेयर करो, लाइक करो, आप लोग अब से लेकर के लास्ट तक की वीडियो उठा लो। लेकिन हाँ इतना लगता है कि हाँ बच्चों को अगर जरूरत है और वे हमसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो बदले में उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी खुद बनती है इतनी कि वे खुद करें इस काम को। जी, हम लोग उन्हें कहते हैं अच्छे नहीं लगेंगे वहां पर, जिसके कारण से हमें रोकनी पड़ी। लेकिन हम लोग दोबारा से आप लोगों के साथ में फिर से जुड़े हैं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो काम हम लोग आगे बिल्कुल करके चलेंगे और लास्ट टाइम तक आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार की तैयारी खुद घर में बैठ करके कर सकते हैं एक अच्छे गाइडेंस के रूप में। जी, ओनली केवल हमारा उद्देश्य पढ़ाना नहीं रहेगा कि हम आपको ये बता दें कि परीक्षा वाणी को पढ़ना है, बीएस नेगी को पढ़ना है, उत्तराखंड को पढ़ना है, हिंदी को पढ़ना है, रीजनिंग को करना है और वहां से वो नोट्स लेना है, उसमें ये पढ़ना है। ओनली यही ड्यूटी नहीं है जी एक टीचर की। समय समय पर अपने विद्यार्थी को, अपने बच्चे को, अपने छात्र को संभाल कर भी चलना कि हाँ यहाँ गड्ढा है, यहाँ से बचना है। तो बस वही चीज हम लोग आपके सामने रख देते, लेकिन आप लोगों ने शायद से उसे प्राप्त नहीं करना चाहा। लेकिन चलते हैं दोबारा से फिर भी, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों से हो जाता है। इसलिए हम लोग आपको उन सब बातों को छोड़ करके फिर से आपके साथ में जुड़े हैं। आपका प्यार साथ में रहा तो बिल्कुल पूरी ऊर्जा से काम करेंगे हम लोग जी यहाँ पर। जी, तो देखते हैं जरा, हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे चैप्टर में। अध्याय नंबर 21 है परीक्षा वाणी का, ये उत्तराखंड परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 21 है। और इस चैप्टर नंबर 21 में से साहसिक खेल पर्यटन के टॉपिक को उठाया पहले हमने, बीच में कुछ खेल खिलाड़ी के टॉपिक छोड़े इसमें 1-2 पेज, उनके छोड़ने का कारण भी बता देंगे। हमने लास्ट पेज ही क्यों पकड़ा है उसे भी समझना जरा। अभी यहां से देखकर चलना जरा। साहसिक खेल पर्यटन, बातें कुछ ज्यादा हो गई है, हम लोग इतनी बात कभी करते नहीं है क्लास के बीच में जी, लेकिन आज स्टार्टिंग था इसलिए हमने थोड़ी सी बात कर ली आपसे। लेकिन बिना टाइम गवाए अब हम लोग आपको प्रश्नों को बताते हैं, प्रश्न कैसे बनकर चलते हैं पेपर के लिए। अभी केवल परीक्षा वाणी पर फोकस करना, अभी जो बताना चाह रहे हैं हम लोग, उसके बाद में आपको गाइडलाइन भी देंगे जी हम लोग समय पर आकर आपको जी ऑनलाइन। जी देखिए जरा, साहसिक खेल पर्यटन, राज्य में साहसिक खेल पर्यटन के लिए कौन कौन से गेम यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं जी साहसिक खेल पर्यटन में। तो ट्रेकिंग्स देखे और पैदल यात्रा ट्रेकिंग को बोलेंगे। रिवर राफ्टिंग जो है उसे जल क्रीड़ा कहेंगे। और देखो माउंटेनिंग क्या है जी, पर्वतारोहण है। स्कीइंग क्या है जी, आइस स्केटिंग है। आइस हॉकी है।
पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है और अन्य प्राणी दर्शन, वन्य प्राणी दर्शन है। ये सारे ही क्या है जी यहाँ पर साहसिक खेल और पर्यटन में शामिल है। क्या यहाँ से प्रश्न बनेगा? अभी तक जितने भी नाम यहाँ पर हमने अंडरलाइन करवाए आपको, यहां से केवल इतना प्रश्न है कि ये आपके क्या है जी साहसिक खेल पर्यटन के नाम है। जल क्रीड़ा को रिवर राफ्टिंग कहते हैं, आइस स्केटिंग को स्कीइंग कहते हैं और पर्वतारोहण को माउंटेनियरिंग कहते हैं और ट्रेकिंग क्या है? पैदल यात्रा है। केवल ये थोड़ी सी जानकारी है, यहां से प्रश्न पेपर में नहीं बनता है ज्यादा। प्रश्न किस जगह से बनने के चांस ज्यादा रहेंगे उस पेज पर आते हैं, जरा अभी आइए हमारे साथ देखिए। अभी केवल किताब से संबंधित बात करनी हमें, जो भी बातें हैं अभी। यहां पर एक खेल लिखा है जी स्कीइंग, यहां से प्रश्न बनना स्टार्ट होता है। स्कीइंग हमने जानना है बर्फ का खेल है, सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है जो साहसिक खेलों में है और चमोली जिले का ओली स्थान प्रसिद्ध है स्कीइंग के लिए। जो बात बता रहे उतनी बात अंडरलाइन करनी। चमोली जिले का ओली स्थान प्रसिद्ध है स्कीइंग के लिए। अन्य शीतकालीन खेलों के लिए भी ओली प्रसिद्ध हो रहा है। अन्य शीतकालीन खेलों के लिए ओली प्रसिद्ध है। इसी के साथ में देखो जरा आगे हमें जानना है। अब देखो नंदा देवी, कामेट, माणा शिखर, द्रोणगिरी, नीलकंठ, हाथीगोरी आदि पर्वतों के मध्य ये क्षेत्र पड़ता है। हमें क्या जानना? हमें इतनी बात जाननी है कि स्कीइंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। पूरा विश्व प्रसिद्ध हो रहा है, जो हम लोग देखकर चलेंगे। ओली स्थान प्रसिद्ध है, चमोली जिले में पड़ता है। ये शीतकालीन खेलों के लिए ओली प्रसिद्ध है। और क्या पड़ता है? नंदा देवी, कामेट, माणा पर्वत, द्रोणगिरी, नीलकंठ पर्वत और हाथीगोरी पर्वत किस जिले में है? तो चमोली में। हमें ये बात अंडरलाइन करनी है। प्रश्न बनाने कैसे सीखना हमारे साथ। हमने कहा ये जो लिखे यहां पर ये वाले पार्ट, ये किस जिले में स्थित है, प्रश्न बनाना। ये प्रश्न बनाना सभी को कि नीलकंठ कहां पड़ता है? चमोली में। हाथीगोरी कहां पड़ता है? चमोली में। नंदा देवी, कामेट, माणा शिखर, द्रोणगिरी कहां पड़ते? चमोली में। और चमोली का एक क्षेत्र है ओली जो स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। और स्कीइंग क्या है? बर्फ के खेल है, बर्फ पर किए जाने वाले खेल स्कीइंग यहां पर जी। और देखो जरा आगे लिखा है क्या? 1987 में यहां मतलब ओली में प्रतिवर्ष गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा, गढ़वाल मंडल विकास निगम काम करवा रहा है। कैसा? स्कीइंग महोत्सव का। स्कीइंग महोत्सव कब से चल रहा है? 1987 से। कहां चल रहा है? ओली में। प्रतिवर्ष, हर एक वर्ष गढ़वाल मंडल विकास निगम स्कीइंग महोत्सव करवाता है। प्रत्येक वर्ष गढ़वाल मंडल विकास निगम स्कीइंग महोत्सव करवाता है। 1987 से करवाता आ रहा है। और कहां पर करवाता है? ओली में करवाता है। और ओली कहां पड़ता है? चमोली में। स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत जी। पॉइंट मिल गया सभी को, जानिए आगे। तो शीतकालीन खेलों के लिए प्रसिद्ध है यहां पर जी। और देखो यहां हिम क्रीड़ा का, हिम क्रीड़ा क्या है? बर्फ के खेल। हिम क्रीड़ा का 4 से 14 दिन तक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। मतलब ट्रेनिंग, प्रशिक्षण को बोलते हैं ट्रेनिंग। 4 से 14 दिन तक बर्फ क्रीड़ा के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। 4 से 14 दिन तक बर्फ क्रीड़ा के लिए क्या है? ट्रेनिंग दी जाती है 4 से 14 दिन तक। तो हमने जानकर चलना है यहां पर जो पढ़ते हैं हम लोग यहां पर जी, हमने पढ़ना है यहां पर स्कीइंग। स्कीइंग सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल है स्कीइंग। स्कीइंग हमने जानना है ओली। ओली में हम लोग जानेंगे ओली प्रसिद्ध है स्कीइंग के लिए। नंदा देवी, कामेट, माणा शिखर, द्रोणगिरी, नीलकंठ, हाथीगोरी पर्वत ये किसके लिए प्रसिद्ध है जी? यहाँ पर जी ये कहाँ मिलेंगे? चमोली में मिल रहे हैं। 4 से 14 दिन तक यहाँ पर हिम क्रीड़ा का प्रशिक्षण होता है। आइए जरा चलिए प्रश्न पर। स्कीइंग के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा है? हमें समय देखकर चलना। स्कीइंग के लिए सर्वोत्तम समय दिसंबर माह, दिसंबर माह से मार्च तक, दिसंबर से मार्च तक स्कीइंग प्रतियोगिता होती है। अब प्रश्न कितने निकाल दिए पूरे? हमने कहा कि भारत में स्कीइंग का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? चमोली जिले का ओली स्थान प्रसिद्ध है, चमोली जिले का। उसी के साथ में देखो कौन कौन से पर्वत चमोली में पड़ेंगे? नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणगिरी, नीलकंठ, हाथीगोरी पर्वत ये कहां पड़ेंगे? चमोली में पड़ेंगे। और हिम क्रीड़ा का 4 से 14 दिन तक क्या है जी? यहाँ पर जी ट्रेनिंग सेंटर है, प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कीइंग महोत्सव कब का है? गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा यहाँ स्कीइंग महोत्सव किया जाता है। स्कीइंग महोत्सव 1987 से चला है और दिसंबर से मार्च तक स्कीइंग खेल का सर्वोत्तम समय बताया गया। स्कीइंग हेतु सर्वोत्तम टाइम दिसंबर से मार्च तक। आगे चले। अब देखो यहां पर एक पॉइंट हमें और लिखकर चलना है, पॉइंट को जानना है जो हम लोग यहां पर लिखेंगे जरा पॉइंट को। 1986 से यहां पर स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र बना। ये जो 4 से 14 दिन तक ट्रेनिंग दी जा रही है ना हिम क्रीड़ा के लिए, 4 से 14 दिन तक, हमने कहा कब से यहां पर हिम क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र बना है? तो हम लोग लिख रहे हैं यहां पर, जरा ध्यान से देखना जरा। हमने कहा ओली में,
ओली तो जानते हैं कहां पड़ता है जी? ओली, ओली पड़ता है जी चमोली में। ओली कहां है जी? चमोली में है जी ओली। ओली चमोली में 1986 से 1986 से 1986 से स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र, 1986 से स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1986 में, हमने कहा 1986 में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। तो हमें देखकर चलना प्रश्न को कि स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहां हुई है? चमोली में। कब हुई है? 1986 में हुई है। पॉइंट को देखकर चलना। नेक्स्ट हमें एक पॉइंट ओली से बनाना है। ओली को क्या कहें? हमने कहा ओली को स्कीइंग। स्कीइंग क्या है? बर्फ का खेल है। ओली को स्कीइंग का स्वर्ग कहते हैं। स्कीइंग का स्वर्ग कौन है? तो ओली है। स्कीइंग का स्वर्ग कहते हैं ओली को। आइए जरा आगे। ओली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा और रज्जु मार्ग बना है। यह रज्जु मार्ग क्या है जी? यह है रस्सी मार्ग। शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल और रज्जु मार्ग कहां बना है? ओली में बना है। इसका शिलान्यास कब हुआ? जुलाई 1983 में इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया। तो ओली में रज्जु मार्ग का शिलान्यास कब हुआ है? 1983 में। लेकिन यह लोकार्पित उद्घाटन कब हो गया? 1993 में। अक्टूबर 1993 से चल गया है रज्जु मार्ग रस्सी मार्ग। रज्जु मार्ग रस्सी मार्ग कब से चला है? अक्टूबर 1993 से चला है। शिलान्यास कब हुआ है? 1983 में हुआ है। और चला कब है रज्जु मार्ग? यहां पर जी 1983 से चला। हो गया जी पॉइंट। उसी के साथ आगे देखो, आगे ध्यान देंगे जरा। ओली में खेल प्रेमियों व पर्यटकों हेतु फाइबर के छोटे छोटे आवास बने, कोई आवश्यक नहीं है। आगे देखो रो, हमने कहा जोशीमठ से ओली की दूरी, ये जोशीमठ और ओली कहां पड़ेगा? चमोली में है। 15 किलोमीटर की है। जोशीमठ से ओली कितनी दूर है? 15 किलोमीटर है। लेकिन रोपवे से यह दूरी 4.5 किलोमीटर की रह गई। रोपवे मतलब कौन? रज्जु मार्ग। रोपवे कौन है? यह रज्जु मार्ग है। तो हमने कहा जोशीमठ से ओली की दूरी 15 किलोमीटर, लेकिन जब रोपवे बन गया, रज्जु मार्ग बन गया, ये रस्सी का मार्ग बन गया, तो ये दूरी 15 से घटकर कितनी हो गई? 4.15 किलोमीटर। तो हमने एक प्रश्न बनना है कि जोशीमठ ओली रोपवे की लंबाई कितनी है? जोशीमठ ओली रोपवे की लंबाई कितनी है? 4.15 किलोमीटर है जोशीमठ ओली रोपवे की लंबाई, 4.15 किलोमीटर। यह एशिया का सबसे लंबा व सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे है। एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कौन सा है? जोशीमठ ओली रोपवे एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कौन सा है? जोशीमठ ओली रोपवे। लंबाई कितनी है इसकी? 4.15 किलोमीटर की है इस रोपवे की। हमने कहा शिलान्यास कब हुआ? 1983 में। और उद्घाटन हुआ कब? 1993 में। ओली रोपवे में केबल कार को गोडोला कहते हैं। जो केबल कार लगा रखी वहां पर जोशीमठ ओली रोपवे में, रस्सी का जो मार्ग बना है, जो केबल लगी है, उसे कहते हैं जी गोडोला। जो केबल लगी है वहां पर जी, उसे गोडोला कहते हैं, केबल को नहीं। जो रस्सी बनी है वहां पर जी, उस रस्सी को गोडोला कह रहे हैं, केबल को गोडोला कह रहे हैं वहां पर जी। अब देखो, हमने यहां से प्रश्न निकाले। अभी आप लोग प्रश्नों को ध्यान से देखना हमारे साथ। स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध स्थान ओली है, और ओली कहां है? चमोली में है। और चमोली में और क्या क्या है? तो नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणगिरी, नीलकंठ, हाथी गोरी पर्वत कहां पड़ते? चमोली में। हिम क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र कहां बना? चमोली में। हिम क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र कब बना था? चमोली में। एक प्रश्न ये भी हमें देखकर चलना है, हिम क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र कब बना था? यहां पर जी हमें देखकर चलना है इसे भी जरा। तो हिम क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र चमोली में कब का? 1986 में। हिम क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र स्कीइंग का स्वर्ग कौन है? ओली है। स्कीइंग महोत्सव कब से चला? 1987 से स्कीइंग महोत्सव चला। कौन करवाता है स्कीइंग महोत्सव हर वर्ष? गढ़वाल मंडल विकास निगम करवाता है। स्कीइंग के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा है? बर्फ गिरता है जब है सर्वोत्तम। बर्फ कब गिरता है? दिसंबर से मार्च तक रहता है लगभग। रस्सी मार्ग कौन सा है?
जोशीमठ से लेकर ओली तक बना है जी रस्सी मार्ग। रस्सी मार्ग का उद्घाटन कब हुआ? 1983 में। और देखते हैं यहाँ पर शिलान्यास कब हुआ? 1983 में। और उद्घाटन कब हुआ? 1993 में। जोशीमठ ओली की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। जोशीमठ से ओली की दूरी 15 किलोमीटर, लेकिन जैसे ही रस्सी मार्ग बना तो रस्सी मार्ग बनने से दूरी कितनी हो गई जी? 4.15 किलोमीटर। तो जोशीमठ ओली रोपवे की लंबाई 4.15 किलोमीटर। एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे है ये। और इसमें जो केबल लगी है, केबल को क्या बोलते हैं? गोडोला कहते हैं केबल को। आगे देखो जरा, यहां पर लिखा है जी एक पॉइंट, ओली के अलावा राज्य में अन्य प्रमुख स्कीइंग स्थल भी है। मतलब ओली के अतिरिक्त और भी स्कीइंग स्थल बने हैं उत्तराखंड में। तो प्रश्न कैसे बनता है कि कौन सा स्थान किस लिए जान रहे? तो अन्य स्थानों को और भी जानो जो यहां पर बने हुए हैं। चक्राता देहरादून में है। चक्राता देहरादून का मुंडाली पास है, यह भी स्कीइंग के लिए। तो मुंडाली पास किस लिए प्रसिद्ध हो रहा है? स्कीइंग के लिए। उत्तरकाशी जिले में दयारा बुग्याल, कुशकल्याण बुग्याल, केदारकांठा बुग्याल। दयारा, कुशकल्याण, केदारकांठा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में, ये भी किस लिए जाने जा रहे हैं? उत्तरकाशी जिले के। इन्हें भी जानते हैं यहां पर जी स्कीइंग के लिए। देहरादून का मुंडाली पास, उत्तरकाशी का दयारा, कुशकल्याण, केदारकांठा। और जानो जरा, पिथौरागढ़ के कौन है? मुनस्यारी के पास पिथौरागढ़ में मिलम, खलियाटोप, नामिक, रालम, हिमनद, रालम हिमनद है। और छिपला कोट घाटी, ये सब पिथौरागढ़ के यहां तक के पॉइंट। और टिहरी जिले में पनवाली। हमने कहा मिलम, खलियाटोप, नामिक, रालम हिमनद और छिपला कोट घाटी पिथौरागढ़ में, और टिहरी में पनवाली। ये सारे स्थान किस लिए प्रसिद्ध? स्कीइंग के लिए। प्रश्न कैसे बनता? निम्न में से कौन सा स्थान स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है और किस जिले में है? हमें प्रश्न बनाना, किस जिले में और किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन कौन से जिले में, ये बात हमने की है अभी। आगे देखो जरा, रिवर राफ्टिंग पर आओ। रिवर राफ्टिंग क्या है? जल क्रीड़ा है। जल का एक खेल है, जल में जो हम लोग के वहां पर नाव में बैठ करके चलते हैं, वही रिवर राफ्टिंग वहां पर होती है। तो जल क्रीड़ा को क्या बोलते हैं? रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग हमने कहा सबसे प्रसिद्ध स्थान बताना है ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर गंगा के तट पर, अंडरलाइन करेंगे कौन सी नदी? गंगा। गंगा में के तट पर कौन सा स्थान? कोडियाला। कहां पर पड़ेगा? ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर कोडियाला है ऋषिकेश में। रिवर राफ्टिंग का सर्वोत्तम स्थान है, अंडरलाइन करेंगे। कौन सी नदी प्रसिद्ध है? गंगा नदी प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कोडियाला प्रसिद्ध है। कोडियाला कहां पड़ता है? ऋषिकेश में पड़ता है। सर्वोत्तम स्थान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये रिवर राफ्टिंग का प्रसिद्ध है। अब देखो आगे जरा, आगे और कौन है? देवप्रयाग पड़ता है टिहरी में। देवप्रयाग कहां पर है? टिहरी जिले में पड़ता है जी देवप्रयाग। टिहरी जिले में देवप्रयाग है। वहां कौन है जी? अलकनंदा नदी। रामनगर पड़ता है जी कहां? नैनीताल में। रामनगर है नैनीताल। रामनगर पड़ता है जी नैनीताल में। तो रामनगर जो नैनीताल में, वहां की कोसी नदी। रामनगर नैनीताल में वहां की कोसी नदी, देवप्रयाग टिहरी में वहां की अलकनंदा नदी, और रामनगर की कोसी नदी। रिवर राफ्टिंग की सुविधा है वहां पर, रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, हमने जाना है रामनगर की कोसी, देवप्रयाग की अलकनंदा और ऋषिकेश का कोडियाला। ये प्रसिद्ध किस लिए हो रहे? रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध हो रहे। आगे ध्यान दो जरा, आसन बैराज। आसन बैराज हमने जानना है, ये कहां पर है? देहरादून में। आसन बैराज है देहरादून। तो देहरादून का आसन बैराज जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध। देवप्रयाग टिहरी की अलकनंदा नदी प्रसिद्ध। रामनगर की कोसी नदी प्रसिद्ध, रामनगर नैनीताल में। आसन बैराज यमुना नदी प्रसिद्ध, जल क्रीड़ा के केंद्र है यहां पर। और इसके अतिरिक्त टिहरी बांध का जलाशय भी रिवर राफ्टिंग के प्रसिद्ध है। नैनीताल में पाल नौकायन चलती है। तो पाल नौकायन कहां की प्रसिद्ध है? नैनीताल की। और उधम सिंह नगर का नानक मत्ता प्रसिद्ध है। हमने जानना है उधम सिंह नगर का नानक मत्ता प्रसिद्ध है। नानक सागर बांध प्रसिद्ध है उधम सिंह नगर का जल क्रीड़ा के लिए। तो पाल नौकायन के लिए नैनीताल, नानक सागर बांध, नानक मत्ता, और रिवर राफ्टिंग के लिए आसन बैराज को पढ़े, टिहरी बांध को पढ़े
और रामनगर की कोसी नदी, देवप्रयाग टिहरी की अलकनंदा नदी और देहरादून का आसन बैराज यमुना नदी और टिहरी बांध, साथ में नैनीताल की पाल नौकायन और उधम सिंह नगर का नानक मत्ता प्रसिद्ध हो रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध कौन है? ऋषिकेश का कोडियाला। सबसे प्रसिद्ध नदी कौन है? गंगा नदी ऋषिकेश के कोडियाला में। ये प्रसिद्ध है यहाँ पर रिवर राफ्टिंग जल क्रीड़ा के लिए। और पाल नौकायन कहां पड़ी? नैनीताल में पाल नौकायन। देखिए जरा आगे ट्रेकिंग्स देखो। ट्रेकिंग्स क्या है? हमने कहा ट्रेकिंग्स क्या है? पहाड़ी स्थानों पर चढ़ना, ट्रेकिंग्स है। अब ट्रेकिंग्स को देखो, कौन से स्थान प्रसिद्ध हो रहे पहाड़ी स्थानों पर जाने के लिए? ट्रेकिंग्स में। ट्रेकिंग्स के स्थान देखो, क्या प्रश्न बनेगा ट्रेकिंग्स के लिए? ट्रेकिंग राज्य के प्रमुख ट्रेकिंग मार्ग में मारतोली रालम मार्ग मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। मुनस्यारी पिथौरागढ़ में ये मुनस्यारी कहां पड़ता है? जिसे मालूम नहीं है वो ध्यान से लिख लेना, पिथौरागढ़। सॉरी, दोबारा लिख देते हैं, आप लोग ध्यान देना जरा। देखो ये मुनस्यारी कहां पर पड़ता है जी? पिथौरागढ़ में पड़ता है मुनस्यारी। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी है। तो मारतोली रालम मार्ग किस लिए प्रसिद्ध हो रहा है? ट्रेकिंग मार्ग है। ट्रेकिंग मार्गों में कौन कौन जाने जा रहे हैं? कौन से मार्ग ट्रेकिंग्स के लिए जानते हैं? प्रश्न ये बनता है। तो मारतोली रालम मार्ग, सुंदरडूंगा पिंडारी और कफनी मार्ग पिथौरागढ़ के, और सांकरी बाली पास पिथौरागढ़ चंपावत की ओर, ओली गोरसन मार्ग चमोली वाला, डोडी ताल उत्तरकाशी वाला। ये है जी उत्तरकाशी, ये उत्तरकाशी वाला है, उत्तरकाशी वाला। ओली गोरसन मार्ग ये चमोली वाला है, ये चमोली वाला है ओली गोरसन। ये पिथौरागढ़ से चंपावत वाला है, ये चंपावत वाला है, पिथौरागढ़ से चंपावत की ओर है। तो हमने कहा हमें तो मार्ग के नाम याद रखने, डिस्ट्रिक्ट से मतलब नहीं है। मार्ग के नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मारतोली रालम मार्ग पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में, सुंदरडूंगा पिंडारी कफनी पिथौरागढ़ में, सांकरी बालीपास मार्ग ओली गोरसन मार्ग डोडीताल ये ट्रेकिंग के लिए है। ट्रेकिंग मार्ग के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध हो रहे स्थान वो देखना। अब देखो प्रश्न आगे चलो, आगे और प्रश्न रॉक क्लाइंबिंग पर आइए। रॉक क्लाइंबिंग दुर्गम पहाड़ी स्थानों पर विभिन्न तकनीकों के माध्यम से चढ़ने को रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं। दुर्गम पहाड़ी स्थानों पर विभिन्न तकनीकों के माध्यम से चढ़ने को रॉक क्लाइंबिंग के नाम से जानकर चलते हैं। अब देखो जरा आगे, रॉक क्लाइंबिंग को हमने जाना। अब रॉक क्लाइंबिंग को पढ़ रहे हैं हम लोग जी, कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध है? टिहरी का बुरास खांडा रॉक क्लाइंबिंग के लिए, उत्तराखंड के रॉक क्लाइंबिंग के लिए सर्वाधिक पसंदीदा स्थल। कभी भी प्रश्न बन जाएगा रॉक क्लाइंबिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है कौन नहीं है। तो बुरांस खांडा टिहरी का प्रसिद्ध है, सोनगढ़ टेखला उत्तरकाशी के प्रसिद्ध है, थराली तपोवन चमोली के प्रसिद्ध है, और टिहरी का कोडियाल प्रसिद्ध है, और नैनीताल का 12 पत्थर प्रसिद्ध है। तो टिहरी में बुरांस खांडा और कोडियाल 2 हो गए, चमोली में थराली तपोवन 2 हो गए, और उत्तरकाशी में सोनगढ़ टेखला 2 हो गए, और नैनीताल का 12 पत्थर। तो आपको पहले तो डिस्ट्रिक्ट के नाम याद करने हैं, टिहरी चमोली उत्तरकाशी नैनीताल, टिहरी चमोली उत्तरकाशी नैनीताल। जैसे याद हो जाएंगे फिर उनके साथ उनके स्थान जोड़ रहे हैं, जैसे टिहरी में बुरांस खांडा कोडियाला, चमोली में थराली तपोवन, और उत्तरकाशी में सोनगढ़ टेखला, और नैनीताल में 12 पत्थर। पहले जिलों के नाम याद करो और जिलों के साथ अपने मन में ही उन स्थानों को जोड़ना स्टार्ट कर दो, तब जाकर याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो रॉक क्लाइंबिंग क्या है? दुर्गम पहाड़ी स्थानों पर चढ़ने की एक तकनीकी है, उस तकनीकी के माध्यम से चढ़ते हैं दुर्गम पहाड़ी स्थानों पर, रॉक क्लाइंबिंग है। आइए आगे जरा, तो हमने रॉक क्लाइंबिंग के प्रसिद्ध स्थान जाने, टिहरी का बुरांस खांडा, उत्तरकाशी का सोनगढ़ टेखला, चमोली का थराली तपोवन, और टिहरी का कोडियाल, नैनीताल का 12 पत्थर रॉक क्लाइंबिंग स्थल है। ये रॉक क्लाइंबिंग स्थल है। उत्तरकाशी में स्थित है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा रॉक क्लाइंबिंग का प्रशिक्षण और अन्य व्यवस्था की गई है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कब का है? 14 नवंबर 1965 14 नवंबर 1965 में स्थापना हुई है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहां है? उत्तरकाशी में है, और 14 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की। अब देखो जरा, रॉक क्लाइंबिंग को हमने जान लिया है कैसे पढ़ना है, यहां से प्रश्न कैसे निकालने,
अगर एक बार आप लोग अंडरलाइन कर लो सुनकर और दो बार ध्यान से एक बार पढ़ो और तीसरी बार फिर सुन लो तो आपके प्रश्न बनाने भी आ जाएंगे आपसे जी, आपसे प्रश्न बनाने भी आ जाएंगे। इसलिए ध्यान से एक बार तो लिख अंडरलाइन करो, फिर याद करो, फिर एक बार फिर सुन लो और मैटर समाप्त। फिर तो किताब को ही बार बार पढ़ो, किताब को बार बार पढ़ो, क्योंकि बहुत से नए बच्चे होंगे जिनसे प्रश्न नहीं बन रहे होंगे, तो उन्हें प्रश्न बनाने के लिए इस तरीके को फॉलो करना है कि एक बार सुन करके ध्यान से और अंडरलाइन कर लो और उसके बाद में प्रश्न बनाने स्टार्ट करो फिर अपने मन में ही। और उसके बाद फिर से जब हम लोग दोबारा से इसे कहेंगे कि आप इसे सुनो दोबारा से, अब फिर इसे सुन करके फिर प्रश्न बनाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग दो बार सुनना, पहले सुन करके इसे अंडरलाइन करके याद करो, फिर दो बार से फिर एक बार सुन लेना, मैटर समाप्त। देखो जरा माउंटेनिंग, माउंटेनिंग को देखते हैं हम लोग जरा। यहां पर माउंटेनिंग देखेंगे। राज्य में पर्वतारोहण, राज्य में पर्वतारोहण का प्रारंभ कब हुआ? 1905 में हुआ। उत्तराखंड में पर्वतारोहण की नींव पड़ी 1905 में। और कौन लोग हैं जो पर्वतारोहण में जा रहे हैं जी चढ़ने के लिए चढ़ाई पर? वो है जी टीजी लॉन्गस्टॉप। उत्तराखंड में पर्वतारोहण की नींव 1905 में पड़ी टीजी लॉन्गस्टॉप द्वारा। नंदा देवी अभियान से माना जाता है पर्वतारोहण का प्रारंभ 1905 से माना जाता है टीजी लॉन्गस्टॉप के द्वारा। वे नंदा देवी अभियान पर जा रहे हैं। यद्यपि यह अभियान उनका असफल रहा, वे पूर्ण रूप से नहीं चढ़ पाए, लेकिन लॉन्गस्टॉप 5875 मीटर ऊंचे फाल तक पहुंचने में सफल रहे। कुल ऊंचाई कितनी है नंदा देवी की? ये लिखिए, देखो नंदा देवी की कुल ऊंचाई है 7817 और लॉन्गस्टॉप कितनी ऊंचाई तक गए? 5875 तक केवल। तो सफल नहीं हुए। नींव तो रख दी पर्वतारोहण की, लेकिन सफल नींव नहीं रखी गई है। हमने कहा टीजी लॉन्गस्टॉप 5875 मीटर ऊंचे फाल तक ही नंदा देवी पर पहुंच पाए। इस स्थान को अब लॉन्गस्टॉप फॉल कहते हैं, जहां तक वे पहुंच पाए थे नंदा देवी चोटी पर। देखो जरा वास्तविक, राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की नींव टिलमैन और ओडेल नामक व्यक्ति ने 1936 में रखी। वास्तविक नींव टिलमैन ओडेल ने रखी, लेकिन नींव किसने रखी? टीजी लॉन्गस्टॉप ने रखी। टीजी लॉन्गस्टॉप ने नींव रख दी, लेकिन वास्तव में सफल कौन हुए? टिलमैन और ओडेल। हमने कहा तो शुरुआत तो हमें किसने कर दी? टीजी लॉन्गस्टॉप ने, लेकिन वास्तविक शुरुआत किसकी है जी? टिलमैन ओडेल की 1936 में। 78-70 मीटर ऊंचाई है नंदा देवी की। शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ने के साथ पड़ी है नींव। तो नंदा देवी चोटी कहां पड़ती है? पीछे पड़ा है, चमोली में है जी नंदा देवी चोटी, चमोली जिले में है। चमोली जिले में 78-17 मीटर ऊंची है जी, वहां तक चढ़ाई करके आए हैं टिलमैन ओडेल। इस कारण से वास्तविक नींव उत्तराखंड में पर्वतारोहण की टिलमैन ओडेल ने डाली। कब? 1936 में। 29 मई 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पहले व्यक्ति, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है। तो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर गए हैं। इसी के साथ आगे चलो, आगे पॉइंट पर देखो, एक प्रश्न बना है यहां पर। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है कहां? 1954 में की गई। कहां की गई? दार्जिलिंग में की गई। दार्जिलिंग कहां पड़ता? पश्चिमी बंगाल राज्य में। पश्चिमी बंगाल राज्य में दार्जिलिंग है। पश्चिमी बंगाल राज्य में दार्जिलिंग है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहां है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। कब स्थापना हुई? 1954 में हुई। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना 1954 में हुई है, दार्जिलिंग में हुई है। दार्जिलिंग 1954 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना। आगे 1961 में दिल्ली में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना। तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन कहां? नई दिल्ली में, और 1961 का है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहां? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, 1954 का है। पर्वतारोहण के लिए है जी दोनों जी। आगे देखो नेक्स्ट, आगे पॉइंट। आगे लिखा है कहीं पर देखो, नंदू जुयाल को हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग का प्रथम प्रधानाचार्य भी बनाया गया था। तो नंदू जुयाल जो बने हैं
हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग के पहले प्रधानाचार्य रहे हैं। आगे देखो जरा, 1965 में उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसे बोलते हैं NIM, निम हम लोग जानेंगे, निम नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। तो हम लोग जानेंगे नेहरू माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है, उत्तरकाशी में। और कब का है, 14 नवंबर 1965 का है, उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। अब देखो जरा, पर्वतारोहियों को ट्रेनिंग देता है जी ये संस्थान। हमने अभी पर्वतारोहियों के विषय में बात को जाना है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य, जब राज्य में पर्वतीय विकास के विभाग का गठन किया गया है। कोई आवश्यक नहीं है आगे चीजों को पढ़ने के लिए, जो मेन बातें हैं, मेन पॉइंट है पेपर के लिए, वे निकाल करके आपको दे दिए गए हैं। और टॉपिक का नाम क्या था, हमने कहा यहां पर टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने, साहसिक खेल और पर्यटन। ये था जी टॉपिक जो हमने पढ़ा है, साहसिक खेल या पर्यटन। आज शुरुआत थी टॉपिक की, हमने कहा कि बीच में रुका हुआ था काम, आज शुरुआत की थी। आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग टॉपिक को ध्यान से सुनना, अंडरलाइन करना, फिर दोबारा से किताब को पढ़ना, और पढ़ने के बाद अपने मन से खुद से प्रश्न बनाना, और प्रश्न बना करके एक बार और सुनना, ताकि आप लोग का कंटेस्ट हो जाए, और तब जाकर के उसे याद करना स्टार्ट कर देना। और आपको अपनी पढ़ाई के तरीके चेंज करने हैं। अगर याद नहीं हो रहा है तो तरीकों को चेंज करके चलना चाहिए। तो ध्यान रखना आप लोग जरा, और अच्छे से पढ़ाई करना। अभी सब्जेक्ट केवल एक मत लेकर चलना, पेपर निकालना है जिन लोगों को, आप लोगों को मल्टी सब्जेक्ट लेकर चलने पड़ेंगे जो पेपर निकालना होगा, और एक तरीके से चलना जी आप लोग जी। तो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।